अब हम आगे क्रियाकलाप 12.1 देखते। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कतरन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए। इसकी वृद्धि को देखिए, नोट कीजिए। जड़ मूल के तने और नई। देखिए यहाँ से हमने काटा पर्व संधि से। अब पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इस क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षण में नोट कीजिए। अपनी पुष्प कलिकाओं से पुष्प को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में कलिकाएं मुकुल होती है और ये कलिकाएं प्ररोह अंकुरों के रूप में विकसित होती है, जिसे हम कायिक कलिकाएं कहते हैं। कली में एक छोटा भाग होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां होती है। अब देखिए, तो हमने क्या देखा कि हमें ये जो भाग है उसको मिट्टी में दबा देना। तो मिट्टी में दबाने के बाद कितने दिन में उसकी पत्ती निकलती है वो हमें देखना है। चलिए यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं। दूसरे के ऊपर अध्यारोपित कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म देती है। देखिए अभी हमें यहाँ पे क्रियाकलाप 12.2 बताया है। एक ताज़ा आलू लीजिए। आवर्धक लेस की सहायता से इस पर पड़े शत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई देती है। शत चिन्ह को आँख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर आलू कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहाँ पर आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोदकर निकालिए। आप क्या देखते, इसी प्रकार अदरक अथवा हल्दी भी आप उगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको मिट्टी में दबा देना है। देखिए इस तरीके से इसके आँख को मिट्टी, आपको क्या दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप अदरक के साथ और हल्दी के साथ भी ये दोहरा सकते हैं। चलिए के आगे, पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती है। यदि पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक मुकुल नए पादप को जन्म देती है। कुछ पादपों मूल में भी नए पादप को जन्म देती है। उदाहरण के लिए शकरकंद, डालियाँ और कई सारे। देखिए इस तरीके से बायोफिल्म तो किस तरीके से जन्म देते हैं। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप में अलग हो जाते हैं और नए पादप को जन्म देते हैं, भाग के नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। चलिए, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न होने वाले पुष्प फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। तो क्या बताया गया है कि बीजों के द्वारा जो हम उगाते हैं तो कायिक प्रवर्धन में कम समय में पौधे उग जाते हैं और नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होती है, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्ययन में आगे आप पढ़ेंगे कि विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले माता पिता दोनों गुणों होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज में उत्पन्न होते हैं। चलिए अब आगे, मुकुलन। आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा था जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। हाँ, हम ईस्ट को किसकी सहायता से देख सकते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है उसकी सहायता से देख सकते हैं। इसके अनेक यदि पर्याप्त पोषक उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि कर गुणन अर्थात जनन कर लेते हैं। याद रखिए, ईस्ट एक एक कोशिका जीव है। आइए हम देखते हैं कि जनन कैसे करते हैं, जन्म कैसे देते हैं। शिक्षक तथा शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले बेकरी के ईस्ट में केक,
केक आप देख सकते हैं, केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद ले। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी एक पात्र में रख दिए। कुछ जल हो, इसमें 1 चम्मच शक्कर डालें और उसे जल में घोल ले। अब उस पात्र को किसी कमरे में गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की 1 बूंद कांच की पट्टी पर रखिए। सूक्ष्मदर्शी में देखें, आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट कोशिका को देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? नई छोटी छोटी ईस्ट कोशिका बन जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, ईस्ट कोशिका विकसित होती, ईस्ट कोशिका नवीन मुकुल कोशिका, मुकुल श्रृंखला, तो इस तरीके से बनती है। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब प्रवर्ध मुकुल या कली कहते हैं। तो ईस्ट कोशिका में से जो बाहर निकलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कली। जैसे कि पौधों में से कलियां निकलती है ना, वैसे। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है। जनक कोशिका में विलग्न होकर नई ईस्ट कोशिका बनाते हैं। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है, फिर नई ईस्ट कोशिका बनती है। तो ऐसी ये श्रृंखला चलती ही रहती है। ये नई मुकुल विकसित हो जाते जिससे एक नया मुकुल श्रृंखला बनती है। यदि यह प्रक्रम चलता ही रहता है, कुछ समय में बहुत अधिकांश संख्या में ईस्ट कोशिका बन जाती है ना। चलिए खंडन। अब हम देखते हैं, आपने तालाब अथवा ठहरे हुए पानी में, अन्य जलाशयों में गहरे रंग में अवपंकी गुच्छे तैरते हुए देखे होंगे। जैसे फिसलनदार होते हैं ना, जिसे कवक या शैवाल कहते हैं। ये शैवाल है। जब जल में और पोषक तत्व में उपलब्ध शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं तो शैवाल 2 या 2 से अधिक में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े के नए जीवों में वृद्धि करते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़ा क्षेत्र में फैल जाते हैं। आपने देखा होगा, तो क्या हो जाता है कि छोटा सा शैवाल होता है तो धीरे धीरे क्या करता जाता है कि ये नई नई चीज़ों में वृद्धि करता जाता है, तो ये पूरे के पूरी जगहों पे क्या फैल जाता है। चलिए अब आगे हमें यहाँ पे बताया गया है कि बीजाणु निर्माण। अध्ययन 1 में आपने पढ़ा था कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणु कवक में उग जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 में दोहराए। डबल रोटी पर रुई के जाल बीजाणु को देखिए। जब बीजाणु निमुक्त होते हैं तो वायु में तैरने लगते। चूंकि ये बहुत हल्के होते इसीलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा, बीजाणु एकदम सफ़ेद सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप निम्न आर्द्रता जैसे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। देखिए इस तरीके के ये कवक जाल है को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण के लिए ढका रहता है, इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव को विकसित करते हैं। जैसे मांस फन जैसे पादप में जनन बीजाणु द्वारा होता है, जो 12.8 में दर्शाया गया है। तो इस तरीके से यह नए पादप को बनाते हैं। चलिए 12.2 लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प जनन अंग जिसमें पुंकेसर नर और स्त्री केसर मादा है। क्रियाकलाप 12.2। चलिए सरसों गुड़हल या पिटूनिया का कोई एक पुष्प लीजिए, इसके जनन अंगों में पृथक कीजिए, पुंकेसर स्त्री केसर विभिन्न भागों में अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर हो या तो केवल स्त्री केसर हो, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मक्का पपीता ककड़ी खीरा एक लिंगी है, और जबकि द्विलिंगी कौन सा है? तो सरसों गुलाब पिटूनिया के पौधे आदि सब क्या है? द्विलिंगी है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र में बताया गया है। तो ये पुंकेसर है ना, एक लिंगी, और जहाँ पे स्त्री केसर पुंकेसर दोनों हमें देखने को मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। चलिए में द्विलिंगी पुष्प नर मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप में उपस्थित हो सकते अथवा विभिन्न पादप में पाए जाते हैं। क्या आपको पुंकेसर में परागकोश जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तंतु पहचान सकते हो? परागगण
युग्मों को बनाते हैं। स्त्री केसर वर्तिका ग्र वर्तिका अंडाशय होता है। अंडाशय में एक अधिक बीजांड होता है। मादा अथवा युग्मक अथवा अंड का निर्माण कर लैंगिक में जनन में नर मादा और युग्मकों को युग्मन से युग्मंज बनाते हैं। चलिए अब आगे परागण। सामान्य परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, वो वायु अथवा जल में बहकर ले जा सकते हैं। पुष्पों में बैठने वाले कीटों के शरीर पे परागकण चिपक जाते हैं, जबकि यह कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं। पुष्प में वर्तिका ग्र पर परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प में वर्तिका ग्र स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिका ग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण कहा जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि पुष्प के वर्तिका ग्र में, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है, पुष्प के वर्तिका ग्र में यहाँ पे दिखाया गया, तो क्या बोला है, वर्तिका ग्र पर परागकण गिरते हैं और वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ जीवों पे भी क्या होता है, परागकण गिरते हैं, तो वो जीव किसी पुष्प पे जाकर या किसी फूल पे जाकर बैठ जाते हैं, है ना। देखा यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं।